हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बीपीएससी के स्कूल टीचर रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन जो कि 26 अगस्त 2023 को हुआ था। और यह है पार्ट 5 जिसमें क्वेश्चन नंबर 81 से 90 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, 3 चार्जेस 4Q, Q and Q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L एट अ पॉइंट 0, L/2 एंड L रेस्पेक्टिवली। तो पहले इनको रख लेते हैं कि लेट ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे यहाँ की जब लोकेशन 0 है तब यहाँ पर चार्ज रखा हुआ 4 स्मॉल क्यू प्लस का। फिर यहाँ से अगर आप L/2 ये 0, ये जो कंप्लीट लेंथ है वो हमें स्मॉल l गिवन है। अब जैसे ही आप मिड पॉइंट पर जाएंगे यानी कि L/2 पर जाओगे तो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ कैपिटल 2 L/2 पर। फिर जो लास्ट चार्ज है वो एग्जैक्टली L पर रखा हुआ है यानी कि यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है। अब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा L/2, क्योंकि कैपिटल ये कंप्लीट लेंथ कितनी है L। नाउ क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें चार्ज Q की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि इस चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स 0 है। अब ये जो चार्ज है मैं इसको पहले लोकेशन को नाम देता हूँ, लेकिन लोकेशन A है, ये B है और ये C है। तो जो चार्ज C पर रखा हुआ है वो चार्ज 0 फोर्स एक्सपीरियंस करे, इसके लिए कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो फोर्स ऑन चार्ज C, जो नेट फोर्स होनी चाहिए ऑन चार्ज C वो कितनी होनी चाहिए 0। अब कौन कौन इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो एक तो फोर्स हमें मिलेगी चार्ज C पर A वाले चार्ज की वजह से, तो उसको हम FCA लिख लेंगे, प्लस एक फोर्स मिलेगी हमें चार्ज विच इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय C ड्यू टू B, तो हो जाएगा FCB। तो ये दो फोर्स इस पर लग रही है और इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए 0। अब FCA कितना होगा, मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है दो चार्ज के बीच में K Q1 Q2 अपॉन में R²। K Q1 कितना है 4Q है, इंटू में ये वाला चार्ज कितना है Q, अपॉन में सेपरेशन कितना है इनके बीच में L है तो L का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही है K Q अपॉन में L/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये L² अपॉन में 4 हो जाएगा तो 4 जाएगा ऊपर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4K Q का स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर प्लस 4K Q इंटू में Q अपॉन में L का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस वाले पोर्शन को यहाँ ले जाते हैं 4K Q का स्क्वायर अपॉन में L² इक्वल टू माइनस के 4K Q अपॉन में L²। तो देखो 4 से L² के ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक Q भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ से Q इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के Q, हमें तो इस कैपिटल Q पता करना है वो कितना होगा माइनस Q के इक्वल। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन B, जो चार्ज Q है वो माइनस Q के इक्वल होना चाहिए। Question number 82. According to law of equipartition of energy, the molar specific heat of solid depends on। देखो मोस्टली जो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट होती है वो रहती है कांस्टेंट। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की जो मोलर स्पेसिफिक हीट रहेगी वो रहेगी 9R के इक्वल। तो वो टेम्परेचर पे यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रही है और ना ही वो मास पे डिपेंड करेगी, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं। जब इनमें से कोई भी सही नहीं तो ये भी सही नहीं होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन E, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 83, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज सेटिस्फाई फॉर। देखो चाहे AC सर्किट हो या नॉन AC DC सर्किट हो, किरचॉफ लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग समेशन ऑफ करंट एट इस जंक्शन 0 होता है, समेशन ऑफ ऑल दी वोल्टेज अक्रॉस अ लूप वो 0 होता है। तो आप उसको दोनों तरह के सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तो आंसर आ जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। 84, VRMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल दी हुई है हमें 300 मीटर पर सेकेंड। अगर टेम्परेचर को हम हाफ करते हैं तो लेट पहले टेम्परेचर था T, बाद में टेम्परेचर हाफ कर रहे हैं तो T/2 हो गया, और मोलिकुलर वेट को डबल किया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि पहले मोलिकुलर वेट रहा होगा M, बाद में हो गया M'। तो हमें जो नई VRMS है वो बतानी कितनी होगी। देखो ये VRMS का फॉर्मूला मैंने इससे पहले ही बताया था, फॉर्मूला होता है VRMS का √3 R कैपिटल T अपॉन में M।
तो एक्चुअली VRMS जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और इनवर्सली मास पे डिपेंड कर रही है। तो टेम्परेचर कम होने पर VRMS कम होगा, मोलिकुलर मास बढ़ाने पर ये इंक्रीज होगा। फिलहाल मोलिकुलर वेट डबल कर रहे हैं तो इसको मैं 2m लिख देता हूँ। तो लेट पहले केस में VRMS कितना रहा होगा, √3RT/m। नए वाले केस में मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो V डैश वो रहेगा 3, R तो कांस्टेंट होता है, T'/m'। तो T डैश और m डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3R ये है T/2 और m डैश कितना है 2m। तो जो नई VRMS है उसको आप लिख सकते हैं 3RT/m। तो एज इट इज आएगा, 2 से कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 को अगर मैं भाग लाऊं तो 1/2 हो जाएगा। ये हो गया 3RT/m। अब 3RT/m क्या है, पुरानी वाली VRMS। तो जो नई स्पीड होगी VRMS वो पहले वाली के हाफ हो जाएगी। तो पुरानी वाली कितनी है, 300 है। तो जो न्यू VRMS है वो हो जाएगा 300/2, इसका मतलब 150 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। Question number 85. In copper atom, 29 electrons surrounds its nucleus. Consider 2 pieces of copper each weighing 10 gram. Let us transfer 1 electron from piece another for every 100,000 atom in the piece. The Coulombian force आपको बतानी है कितनी होगी। तो मान लीजिए हमारे पास 2 पीस हैं और इन दोनों के पीस के बीच में सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर का। अब एक में से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इनका जो वेट हमें गिवन है वो 10 ग्राम है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो कितना ट्रांसफर हुआ है। तो Q हमें फाइंड करना पड़ेगा। Q तब पता चलेगा जब ये पता चलेगा कि N कितना है। N मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में ट्रांसफर हुए हैं एक प्लेट से किसी दूसरे प्लेट पर। अब तो पहले N निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए। तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला स्मॉल n, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन कॉपर। इट विल बी इक्वल टू स्मॉल n इक्वल टू होगा गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। सो स्मॉल n इक्वल टू गिवन मास कितना है 10 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना है 63.5 ग्राम पर मोल है। Na की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻23 गिवन है ये भी। तो यहाँ से स्मॉल n हमें पता चल जाएगा जो कि होगा 9.448 इंटू में 10⁻22। अब स्मॉल n हमें पता चल गया। तो बोला जा रहा है कि लेटेस्ट ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं 1000 एटम में से। तो अब यहाँ पर कैपिटल N निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो टोटल जो है वो है हमारे पास स्मॉल n। ट्रांसफर कितना हो रहा है 1000, मतलब एक ट्रांसफर हो रहा है 1000 में से। तो हम क्या करेंगे 1/1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे n से, ताकि ये पता चल सके ट्रांसफॉर्मेशन कितने का हो रहा है। सो इट विल बी इक्वल टू 9। देखो स्मॉल n तो हमने यहाँ पर था 9.448 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 10⁻3 इसको लिख सकते हैं। तो कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगी 9.448 10⁻19। अब चार्ज निकाल लेते हैं कैपिटल N से। सो Q इक्वल टू कैपिटल N यानी कि 9.448 10⁻19 और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। सो Q विल भी आएगा 15.12 कोलम। अब देखो दोनों में एक में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक में नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे एक में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरे में, तो जितना इलेक्ट्रॉन गया उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिस पर इलेक्ट्रॉन आया उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी चार्ज दोनों पे इक्वल होंगे। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे KQ1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों ही चार्ज इक्वल हैं तो और क्योंकि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा, इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा होगा उनमें। तो KQ का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। चार्ज हमने निकाला जो कि 15.12 का स्क्वायर। सेपरेशन उनके बीच में 10 सेंटीमीटर दिया है, जिसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, जो आ जाएगा 0.10 इसका स्क्वायर। तो F आएगा 2.08 इंटू 10⁻14 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 86
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। मैंने आपको अभी बताया था, देखो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है P इक्वल टू 2/3 ऑफ E। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है P इक्वल टू 2/3 ऑफ E। नेक्स्ट है, अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस है, मतलब कोई स्फेयर है A, इसका रेडियस है स्मॉल है और इस पे जो पोटेंशियल है वो V के इक्वल है। इफ दिस स्फेयर इज इंक्लोज्ड बाय कंडक्टिंग सेल्स ऑफ B। अब क्या कर रहे हैं कि जो A स्फेयर था जिसका रेडियस था स्मॉल है, नाउ इट इज इंक्लोज्ड बाय अ बिगर सेल ऑफ B जिसका रेडियस इससे बड़ा होगा, लेकिन उसका रेडियस कितना है B है, हमें बताना है। और इन दोनों को ना एक वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट किया होगा तो इसका मतलब जो भी चार्ज यहाँ पर होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। दे आर इंटरकनेक्टेड थ्रू दी वायर, द पोटेंशियल ऑन द स्फेयर A वुड बी। तो जो A पर पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करना है कितना होगा। तो देखो मान लेते हैं कि शुरुआत में इस पर चार्ज रहा है Q, तो पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला KQ, और जो भी रेडियस है KQ अपॉन में A। अब when spherical cell B is connected to sphere A, all the charge will come on the outer surface। so जो नया पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा KQ। अब उसके लिए चार्ज यहाँ पर आ चुका है तो हम आउटर डिस्टेंस लेंगे, मतलब कि B लेंगे यहाँ पर। तो V डैश इक्वल टू K अपॉन में B इंटू में Q। देखो यहाँ से हम KQ की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि VA आएगी। तो जो पोटेंशियल होगा इट विल बी KQ की वैल्यू कितनी, V इंटू में A अपॉन में B। सो वी कैन राइट जो न्यू पोटेंशियल होगा इट विल बी इक्वल टू A अपॉन में B ऑफ V। तो करेक्ट आंसर आएगा, देखो नीचे तो पोटेंशियल रह ही नहीं सकता है, तो A अपॉन में B ऑफ V मतलब ऑप्शन C करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्यूनिंग फोर्स टोन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब ये वाइब्रेट कर रही है तो अगर एक इस तरफ जा रही है तो दूसरी इस तरफ आ रही है, और एक इस तरफ जा रही है तो दूसरी इस तरफ आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना होगा, 180 डिग्री का हम पाइप रेडियन भी लिख सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज 10 एम्पियर करंट। तो पहले मैं एक इलेक्ट्रिक आयरन को ले लेता हूँ, ये करंट कितना ले रहा है 10 एम्पियर। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसमें करंट है 5 एम्पियर, और एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है जिसमें करंट है 3 एम्पियर, और इन सबको 220 वोल्टेज से कनेक्ट किया जा रहा है। अब आगे बोला कि अगर इन सब को 3 अप्लायंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो ऑपरेट एट द सेम टाइम, द रेटिंग ऑफ द फ्यूज ऑफ देयर ऑपरेशन शुड बी। मतलब कि देखो फ्यूज हम घर में इस्तेमाल करते हैं कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे तो फ्यूज ब्रेक होकर के, सर्किट ब्रेक होकर के जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं वो बच जाते हैं खराब होने से ड्यू टू ओवर करंट। तो हम यहाँ पर यही पता करेंगे जब हम इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो नेट करंट कितना फ्लो करेगा, फिर उस हिसाब से हम अपना जो फ्यूज वायर होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले हमें नेट करंट निकालना पड़ेगा, कब, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, देखो पहले इन सब को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, और वोल्टेज कितनी देंगे हम, 220 वोल्टेज देनी है, 220 वोल्टेज। तो कुछ करंट फ्लो करेगा यहाँ पर हम वो नेट करंट फाइंड करेंगे। नेट करंट हम तब भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये पता लग जाए कि इनका आर इक्विवेलेंट कितना है, तीनों का मिला करके, जो कि पैरेलल है ना, पैरेलल से हम कनेक्ट कर सकते, पैरेलल है तो पैरेलल को आर इक्विवेलेंट हम फाइंड करेंगे। वोल्टेज हमें पता है 220 वोल्टेज, तो आर इक्विवेलेंट पहले हमें फाइंड करना होगा। अब आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें रेजिस्टेंस ऑफ आयरन चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर चाहिए, और रेजिस्टेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा। फिर पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है, जैसे 2 या 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आरपी का 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस है रेसिप्रोकली उनको ऐड करेंगे वो होगा 1/RP के।
लेकिन पहले इनका हर एक का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कितना होगा। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा V इक्वल टू आई आर। हर उसमें हमसे बोला गया है कि वोल्टेज है 220 और करंट तो गिवन है। तो अगर मैं आर आई निकालूंगा, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, सो इट विल बी, देखो V इक्वल टू अगर आई आर है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में आई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V अपॉन आई मतलब 220 अपॉन में करंट कितना है 10, सो इट विल बी इक्वल टू 22 ओम। इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 22। फिर रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर कितना आ जाएगा 220 अपॉन में 5, सो इट विल बी 44 ओम। और जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे रेफ्रिजरेटर का तो 220 को हम डिवाइड करेंगे 3 एम्पियर से। इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि पॉइंट में आएगा कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें हर एक का रेजिस्टेंस पता चल गया है। अब इनका आरपी निकाल लेते हैं, मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन आर आई रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर और रेजिस्टेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो 1 अपॉन आर आई कितना है 22 प्लस आर टी कितना है, यह है 44 प्लस 1 अपॉन रेफ्रिजरेटर का रेजिस्टेंस है 220 अपॉन में 3। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन 22 प्लस में 1 अपॉन 44 प्लस में 3 अपॉन में 220। अब इनका या तो आप ये काम कर सकते हैं, शॉर्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, 22 को कॉमन ले लो, या आप डायरेक्टली भी एलसीएम ले सकते थे, 220 ही आएगा वो। तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 10 हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आर पी। सो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन में 22। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। सो 1 यहाँ पर कितना आएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 मतलब यहाँ पर 5 आएगा, 2 5 से 10 होता है, 5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3। सो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन 22 और 10 और 5 15 3 18 अपॉन में 10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आरपी को, मतलब अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 220 अपॉन में 18, या फिर आरपी इक्वल टू आ जाएगा 12.22 ओम। हमें निकालना है करंट। तो देखो आर इक्विवेलेंट अब हमें पता चल चुका है 12.22 है, वोल्टेज हमें पता है 220 वोल्ट है। तो अब हम करंट निकाल लेते हैं कि इन तीनों को मिला करके कितना करंट लेगा। तो करंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा V अपॉन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितने से कनेक्ट किया है 220 से, अपॉन में 12.22 ओम रेजिस्टेंस से इन तीनों का मिला करके। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे करंट की वैल्यू आएगी 18.003। अब इसका मतलब ये है कि अगर इससे कम वाला फ्यूज हमने लगाया तो वो काम नहीं करेगा, वो पहले खराब होता जाएगा। तो हमें जो फ्यूज इस्तेमाल करना होगा वो करना होगा इस तरह का कि वो इससे ज़्यादा करंट को सह सके। तो इनमें तीनों में जो सही आंसर होगा वो होगा 20 एम्पियर, क्योंकि 15 उससे कम हो जाएगा 18, 10 भी 18 से कम है, तो 20 एम्पियर का फ्यूज हमें यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टेंसर मीडियम हाउ डज द फेज चेंज। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जिसकी वजह से फेज चेंज होगा वो 180 डिग्री का आएगा, कह सकते हैं पाई रेडियन का फेज चेंज आएगा।